YouTube के माध्यम से अपनी बात रखने से वर्षों पहले से मैं कार्यक्रमों में आता जाता हूँ, विषयों पर बात करता हूँ और एक सामान्य प्रश्न लोगों की तरफ से जब हम प्रश्नोत्तर कार्यक्रम होता है तो उठकर आता है और प्रश्न की शक्ल में भी नहीं, एक सुझाव की शक्ल में या एक आदेश की शक्ल में या एक उपाय की शक्ल में बहुत उभर कर आता है। कई बार लोग कहते हैं कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं आएगा इस समस्या का समाधान नहीं होगा। यानी वो समस्या क्या देख रहे हैं कि भारत में ऐसे लोगों की, अराष्ट्रीय लोगों की संख्या बढ़ रही है। किसी भी देश में दो प्रकार के लोग होते हैं, देशभक्त और देशद्रोही। बहुसंख्या देशभक्तों की होती है, उनकी कई कैटेगरीज हैं कि कुछ लोग तेजस्वी होंगे, कुछ उग्र होंगे, कुछ शांत होंगे, कुछ शिथिल होंगे वगैरह वगैरह, मगर वो राष्ट्र के पक्ष के, देश के पक्ष के लोग होते हैं। एक वर्ग ऐसा है जो देश के विरोध में कार्य करता है, देशद्रोही उन्हें कहा जा सकता है। वामपंथी इसी श्रेणी में आते हैं। राष्ट्र को नष्ट करने के लिए, इस देश के विभाजन के लिए जो अधिकारी थीसिस बनी थी 1947 से पहले, जिसने मुस्लिम लीग को विभिन्न तर्क के तीर तमंचे सप्लाई किए थे, उनके पास कोई तर्क नहीं था। वो केवल ये था कि हम राज करना जानते हैं, हमने राज किया इसलिए हम राज करेंगे। उनके पास कोई तर्क नहीं था। वो तर्क वामपंथियों ने, इनका मख्तों ने सप्लाई किया। ये देशद्रोही पलटन है। तीसरा एक वर्ग है अराष्ट्रीय। अराष्ट्रीय मतलब जो इस राष्ट्र को अपना नहीं मानते, यहीं से कन्वर्टेड है, इसी से बदले हैं, मगर अब उनकी मानसिकता इस राष्ट्र के, इस देश के विरोध में है। सेवन सिस्टर्स हैं, असम और उसके आसपास के नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश वगैरह वगैरह। उनमें बड़े पैमाने पर नागालैंड और मिजोरम में समस्या क्या है? वो समस्या शुरू ही तब से हुई है जब उसका लगभग पूरा धर्मांतरण हो गया, वो ईसाई बन गया, तो वहाँ अलगाववाद की बयार बहने लगी कि हम अलग होंगे। इसके पीछे कारण क्या है? अराष्ट्रीयता, कि वो राष्ट्र से अलग हो गए। इसी प्रकार की मानसिकता भारत में बड़े पैमाने पर इस्लामियों के अंदर है, दीनबंधुओं में है। शांति दूत इस मानसिकता को में जीते हैं कि वो अरब के, क्योंकि उनके मुल्ला पार्टी ये सारी बातें करती है कि तुम्हें ये किसी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, वो इस्लामी हो जाए, हिंदू, तो फिर क्या होगा कि शुरू में उसका नाम बदल दिया जाएगा। फिर कुछ समय के बाद उसको नमाज पढ़नी सिखाई जाएगी कि ऐसा करो वैसा करो, ये नहीं करना वो नहीं करना, डूज और डोंट्स लाए जाएंगे। फिर उसके बाद तुम्हें मूर्ति पूजा नहीं करनी है, मंदिरों में नहीं जाना है, गाय तुम्हारे लिए पूजनी नहीं है, गाय तुम कुर्बानी करनी चाहिए वगैरह वगैरह। यानी जो भारतीयता है इससे तोड़कर अलग से एक अरबी मदासता की मानसिकता स्थापित करेंगे। तो किसी भी देश में दो लोग होने चाहिए, देशभक्त और देशद्रोही, और देशद्रोहियों को समाप्त कर किया जाना चाहिए। मगर इस्लाम के चलते सारी दुनिया में अराष्ट्रीय वर्ग है, इननेशनल लोग हैं। वो किसी भी कंट्री में रहते हैं मगर उसको अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं। वो इंग्लैंड में रहेंगे, जर्मनी में रहेंगे, फ्रांस में रहेंगे, अमेरिका में रहेंगे, तो जब उनकी संख्या बढ़ने लगी तो शरिया की बात करेंगे, हलाल गोश्त चाहिए। जहाँ भी काम करते होंगे, स्कूल में पढ़ते होंगे, तो नमाज के टाइम में जुम्मे के लिए छुट्टी मिलनी चाहिए उतनी देर के लिए, रोज़ा रखना चाहिए उनको, रोज़े के दिनों में सुबह नाश्ते का इंतज़ाम होना चाहिए। हॉस्टल्स में, मैं बिरला में पढ़ा हूँ तो वहाँ 2 लड़के थे अरबी, तो उनके लिए सुबह सुबह रोज़ा रखवाने के लिए ब्रेड, मक्खन और जैम और फलाना ये वो सब दिया जाता था। वो दिन भर भूखे रहते थे। ये अलग बात है। हमारे ही एक मित्र हैं और वो एक्स मुस्लिम हैं, उन्होंने दीन छोड़ दिया है, काफ़ी तगड़े, बहुत संजीदा काम करते हैं, बिहार के हैं। उन्होंने एक बार फेसबुक पे प्रश्न पूछा था कि दिन भर मुंह से बदबू आने के अलावा ये रोज़े का फ़ायदा क्या है? और ये सच है, ये सच है। बहरहाल
इस मानसिकता का मतलब ये है कि इस राष्ट्र से अलग की विचारधारा, तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इस राष्ट्र को नष्ट होते देख रहा है, संख्या ढलते देख रहा है, वो चाहता है कि उसको बदला जाए और उससे बाहर राष्ट्र को लाया जाए, उसके जो घटक उसको छोड़ रहे हैं उनको समाप्त किया जाए, उनको पलटा जाए। और उसका कारण ये है कि ये जो हमारी देश की विष्णु पुराण में परिभाषा है, इसके बावजूद कि इसमें राज्य ढेरों हैं, प्रिंसली स्टेट्स ढेरों हैं, सैकड़ों हैं, एक दूसरे को मारते काटते रहते हैं, उसके बावजूद इस देश की परिभाषा उसमें है आ सिंधु सिंधु पर्यंता, यानी पर्वत से लेकर सिंधु तक, समुद्र तक की जो भूमि है ये भारतवर्ष है और उसकी संतति भारतीय। इसका अर्थ क्या है? ये पूरा क्षेत्र, इसके अंदर एक हम भावना है, कुछ कॉमन बिंदु हैं जिसके कारण ये राष्ट्र एक बनता है। और इस राष्ट्र से, इस अराष्ट्रीय विचारधारा ने बढ़कर अफगानिस्तान छीन लिया, पाकिस्तान छीन लिया, बांग्लादेश छीन लिया, इसी संस्कृति के क्षेत्र इंडोनेशिया निकल गया, मलेशिया निकल गया। आपकी जानकारी में इन देशों को पहले जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली ये सब कहा जाता था, ये सब नष्ट हुआ। श्रीलंका में भी अच्छी खासी तादाद इन अराष्ट्रीय लोगों की हो गई है, जिस पर वहाँ के बौद्ध बहुत बेचैन हैं और संघर्ष बढ़ रहा है। तो इन कार्यक्रमों में जिनमें मैं जाता हूँ, बात करता हूँ, तो उसमें ये बात आती है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल आना चाहिए। तो उससे अभिप्राय क्या है लोगों का? लोगों का अभिप्राय ये है कि ऐसा कुछ आ जाए कि जिसके 2 से अधिक बच्चे हों, उसको जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनमें उसका हिस्सा प्रतिबंधित कर दिया जाए। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, सामान्य भारतीय की नहीं समझ में आएगी। कभी सरकारी अस्पतालों में जाइए, आप देखेंगे कि बुर्के वालियों की लाइनें हैं, मुल्ला पार्टी भरी पड़ी है। वृद्धावस्था पेंशन, महिला पेंशन, विधवा पेंशन, फलाने जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं जिनमें धन मिलता है, जिनमें सहयोग मिलता है, उसके सर्वाधिक प्राप्त करने वाले लोग इस्लामी हैं। उसका कारण है वो लोग चौकन्ने हैं इन सारी बातों पर। मैं रामपुर में, मेरे एक शायर दोस्त थे, मुस्लिम वफाकी रामपुरी, एक अखबार निकलता था वहाँ से, बड़ा उर्दू का अखबार था, रामपुर के स्तर पर, आसपास के ज़िले में जाता था, उसके संपादक थे। ये बात भी मैं तकरीबन 40 साल पुरानी, 35-40 साल पुरानी बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि वृद्धावस्था पेंशन आई तो बोले मैंने रिक्शे पे लाउड स्पीकर बांध के और गली मोहल्लों में घूमा, अनाउंस करता हुआ घूमा कि इस पेंशन की योजना में लोगों कोई 100, 200, 500 रुपये कुछ होगा, रहा होगा, मगर हजारों की तादाद में उसने पेंशन भरवा दी। टैक्स आप और मैं देते हैं। जब भी कुछ दिन पहले मेरा मेट्रो में झगड़ा सा हुआ है, मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा ये टब्बर तुम्हारा ही है, 7 बच्चे, तलेपुर की पतीलियों का सेट, पतीली रखी जाती नहीं, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, छोटी छोटी, वैसे तलेपुर की पतीलियों का सेट था, यहाँ से लेके यहाँ तक के बच्चे। वो थोड़ा तिल मिलाया, झंझट हुआ, झगड़ा हुआ, वो अलग बात है। तो मैंने उससे कहा कि हाँ, टैक्स हम देते हैं और उसका दुरुपयोग तुम करते हो सारी चीज़ों में, भारत की स्थिति में, कि हमारे पास जो कुछ भी धन एकत्र हो रहा है, उस सारे धन का जो टैक्स सरकार के पास पहुंचता है, उसका बड़े पैमाने पर उपयोग ये लोग कर रहे हैं। इससे तिलमिलाहट है। तो 2 से अधिक जिसकी भी संतति होगी, उसको उसका राशन कार्ड कैंसिल हो जाना चाहिए, उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए, उसके सरकारी प्रपत्र जितने भी हैं, जहाँ जहाँ से उसको सहायता मिल सकती है, वो सारे रद्द हो जाने चाहिए। मानसिक रूप से लोग ये सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा।
कि जो लोग भी 2 से अधिक संतति जिनकी होगी उनको रगड़ा जाएगा। मगर क्या इतनी मजाल केंद्र सरकार की है, प्रांतीय सरकारों की है? वो ऐसा कर सकेंगे? ये कहना बहुत आसान है कि ये बदलाव आना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण बिल आना चाहिए, मगर जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने के बाद उसको एग्जीक्यूट कराना संभव है? प्रश्न अपने आप से पूछिए। जो इस बिल में समस्या की, राष्ट्रीय समाज की समस्या का समाधान खोज रहे हैं, इस बिल को क्या इस पर लागू कराया जा सकता है? शाहीन बाग जैसी एक समस्या जिसने महीनों 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 लंबे महीनों तक दिल्ली की ऐसी तैसी कर दी, दिल्ली के ट्रैफिक की दुर्गत कर दी। अगर किसी को एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़नी होती थी तो 6 घंटे पहले निकलना पड़ता था, क्योंकि दिल्ली से बाहर जाने के जो प्रमुख रास्ते हैं उनमें से एक रास्ता मथुरा वाला है। ये पूरा रास्ता बंद था, जा ही नहीं सकते थे, घूमकर आपको निकलना पड़ता था। घूमकर निकलने का मतलब, इधर रास्ता बंद है और वहां पर जहां एक खास मात्रा का ट्रैफिक होना चाहिए, फर्ज कीजिए 1 मिनट में 500 गाड़ी गुजरनी चाहिए या 50 गाड़ी गुजरनी चाहिए, वहां 6000 गाड़ियां खड़ी हैं। 1 इंच 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 करके ट्रैफिक चल रहा है। इसका नतीजा शांतिदूत भी भुगत रहे हैं, मगर वो आनंदित हैं कि एनसीआर की सांसें रोक दी उन्होंने। जिस समस्या को किसी भी दरोगा को, 4 दरोगा अपने थाने की पुलिस ले जाएं और लठ बरसाएं, सीधा कर दें। जो बैठी बैठी वो खुसट बुढ़ियाँ वहाँ धमका रही थीं, हमसे आकर बात करे मोदी और हमसे आकर बात करे फलाना। 2 मिनट का काम था जुतियाना, कुछ नहीं कर सकते, ठंडा पानी डाल दो, वाटर कैनन्स फायर होती हैं, वहाँ पानी फेंका जाता, फेंको, कुछ भी नहीं करेंगे। इतनी छोटी सी समस्या। पंजाब के कुछ लोग आकर हरियाणा के बॉर्डर में, दिल्ली के बॉर्डर पर जो हरियाणा वाला हिस्सा उसमें बैठते हैं, मैंने स्वयं देखा है। वो मीलों तक टेंट लगे हुए हैं जो बिल्कुल खाली पड़े हैं, जिसमें इक्का दुक्का लोग हैं। लाखों लोग नहीं है, राज्य के लिए कुछ भी नहीं होता। ये वो राज्य जो 1 लाख सैनिकों का, जो हथियारबंद हैं, जो खूंखार हैं, जिन्होंने अपने लाखों लोग मारे हैं, मैं 71 की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के सैनिकों की, उनके जनरल समेत घुटने टिकवा के समर्पण कराता है। उस राज्य के लिए कुछ 100 लोग क्या माज बेचते हैं? उल्टा टांग के और तबीयत से लठ बरसा सकता है, वो बहुत आराम से कर सकता है, उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है। मगर इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, मानसिक रूप से तैयारी चाहिए। तैयारी क्या है? तैयारी ये है कि इस समस्या को बड़े पैमाने पर चलने दो। ये समस्या बड़े पैमाने पर लोगों को दिखाई देगी, हिंदुओं को दिखाई देगी, तो वो चिंतित होंगे। चिंतित होंगे तो उनका एक मुश्त वोट हमें मिलेगा। वो राष्ट्र की समस्या का समाधान करना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कुछ झुंझुने दिखाए जाएं, कुछ लॉलीपॉप थमाई जाएं। लॉलीपॉप से पेट नहीं भरता, झुंझुने से बच्चा बहलता है, पेट नहीं भरता। गाजर के घोड़े के आगे गाजर लटका दी जाए। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि योजनाबद्ध रूप से ये काम है कि इस्लामियों की समस्या, पहले मुसलमानों को कांग्रेस यही डर दिखाती थी कि हिंदू खा जाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। उसका नतीजा मुसलमान इकट्ठे होकर उसे वोट देते थे। हमारी जो केंद्रीय पार्टी की उससे भी ज़्यादा तेज निकली, वो हिंदुओं को भय दिखाती है। समस्याओं के बारे में खूब बातें होती हैं, समाधान करने की तरफ कोई, जो बिल्कुल सामान्य बात है। इसकी आईटी पर प्रदर्शन से शुरुआत हुई थी शाहीन बाग की। उसी क्षण में, ठंडा महीना था दिसंबर का, फायर ब्रिगेड के से पानी फेंकवाओ, 2 मिनट में सब तितर बितर हो जाएगा। पुलिस के, दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पे ऊधम मच रहा है और तमाशे हो रहे हैं और प्रेस वाले बाइट ले रहे हैं और बीजेपी के नेता अपने कार्यालयों में, एसी कार्यालय में बैठ के तलवार भांज रहे हैं। इससे कैसे कुछ होगा? आखिर बुरे को उसके अंजाम तक, उसके घर तक पहुंचाना तो पड़ेगा।
वो मानसिकता जो अपने आप को ये मानकर चल रही है कि वो बिल्कुल परफेक्ट विचारधारा है, क़यामत तक एक आइडियल कैरेक्टर उसके पास है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का, कि वैसा जीना उसको भरपूर ढंग से एक्स मुस्लिम मूवमेंट हम सारे लोग एक्सपोज कर रहे हैं, सबके सामने है कि वो ऐसा नहीं है। अभी किसी ने मुझे एक शेर भेजा, दीन नाजुक मिजाज है, यानी कोमल है दीन, दीन नाजुक मिजाज है, यानी अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता। अक्ल का दखल आते ही एकदम से खटिया खड़ी हो जाती है इसकी, और आंखें खुल रही हैं इस्लामियों की। मगर जो इनकी आंखें बंद करने पर, इनकी आंखों पर पट्टी बांधने का काम कर रहे हैं, जो इनको पुरानी बातें परंपराओं का नाम लेकर 1500 साल पुरानी हदीसों का नाम लेके कुरान का, अल्लाह की किताब वगैरह वगैरह ये करके इनको सुलाने का काम कर रहे हैं, या इनको बाध्य कर रहे हैं कि वो एक विशेष दिशा में चलो, और दिशा क्या है? अराष्ट्रीयता को बढ़ाने की दिशा है। तो उसको दबोचने का काम कौन करेगा? गृह मंत्री का काम मैं तो नहीं कर सकता, मेरे पास वो पावर नहीं है, शक्तियाँ नहीं हैं। शक्ति जिसके पास है वो काम क्यों नहीं करता? करता इसलिए नहीं है कि वो चाहता है कि हम चिंतित रहें। चिंतित रहेंगे तो हम भाजपा को वोट देंगे। ये योजना है उनकी, लगातार उनके कामों से दिखाई दे रहा है। और जिन कामों को नहीं करना चाहिए, जो काम उनके नहीं करने के हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है, आप देखेंगे कि फलानी जगह बाढ़ आई, वहाँ कुछ हमारे विचार के कार्यकर्ता अपना वेश पहने हुए उनके फ़ोटो दिखाई देते हैं। कहीं भूकंप आ गया तो वो काम कर रहे हैं। ये काम करने का है क्या उनके? संभव भी नहीं है, उनके पास कोई तरीक़ा भी नहीं है। मैं एक उदाहरण से बताता हूँ, आपको ध्यान होगा, उत्तरकाशी में आपसे कोई 20, 25, 30 साल पहले भूकंप आया था और 1000 लोग मारे गए थे। बहुत भयानक भूकंप आया था, पहाड़ हिल गए थे। पहाड़ में जो मकान बनते हैं उसमें स्लेट की छतें बनाई जाती हैं। जब भूकंप आया, मकान हिले, तो वो स्लेट की छतें गिरी और छुरों की तरह लोगों के ऊपर गिरी, लोग कट गए, लोगों के शरीर कट गए, मर गए। तो इस तरह के संगठनों ने, बल्कि इसी तरह के संगठनों ने, लॉयंस क्लब ने भी, रोटरी क्लब ने भी अपने अपने स्थानीय स्तर पर सामान इकट्ठा किया। हम भी उनमें से थे कि हमने भी इकट्ठा किया। सामान इकट्ठा करके क्या करेंगे, हम लोगों ने ट्रक में लादा और लोगों ने ट्रकों में लादा और उत्तरकाशी पहुंच गए। उत्तरकाशी पहुंचने के बाद उस सामान को सही जगह तक कैसे पहुंचाएंगे? हमारे पास कौन सी जानकारी है कि फलाना गांव जो यहाँ से ज़िला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर है, जिस तक पहुँचने में 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, उसमें कुलियों के ऊपर वो सामान लाद के वहाँ तक कैसे पहुँचाएं? हमारे पास कौन सा तरीका है? कोई ढंग ही नहीं है। इसकी जानकारी किसके पास होगी? गाँव में पटवारी होता है, चौकीदार होता है, और पहाड़ के जो चौकीदार हैं या पहाड़ के जो पटवारी हैं, उनके पास कुछ माने तक पुलिस की पावर्स भी हैं। वो लोग इन्फॉर्म करेंगे तहसीलदार को, एसडीएम को, उससे पता लगेगा वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, तो डीएम के पास इन्फॉर्मेशन होगी। डीएम के पास सामान लेके नहीं गए, अब खुद गवर्नर बन गए कि हम करेंगे। कैसे करेंगे? नतीजा क्या निकला? अब सामान लेकर आ गए अपने गांव शहर से, और 3 दिन रुकने की जगह भी नहीं है, सब व्यवस्था भी नहीं है। तो रोड साइड के जो गांव हैं, जो रोड पर ही हैं, उनको लोगों को सामान दे दिया जिन्हें ज़रूरत नहीं है। पिछले दिनों जब ये 2 साल का यहाँ पर कोरोना रहा, तो हमारे कुछ मित्रों ने, विचार परिवार के लोगों ने कंसंट्रेटर्स इंपोर्ट किए। चीन से कंसंट्रेटर मंगाए, उसमें भी धंधा खड़ा कर लिया और कंसंट्रेटर बांटे, लोगों को दिए। किसी के पास 5 रखे हैं, किसी के पास 4 रखे हैं, किसी के पास 10 रखे हैं। मेरे पड़ोस का कोई आदमी बीमार होगा, सांस की दिक्कत आएगी, वो क्या करेगा? वो अस्पताल जाएगा, या अस्पताल में जगह नहीं मिलेगी, किसी हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं मिल रही, तो वो डीएम के पास पहुंचेगा, एसडीएम के पास पहुंचेगा।
उसको ये पता लगने का कौन सा तरीका है कि उसके मकान के पड़ोस में जो मकान है वहाँ 3 कंसंट्रेटर या 5 कंसंट्रेटर रखे हैं। हम उस काम को कर ही नहीं सकते। हमारी समाज में वैसी पैठ ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। नतीजा क्या निकला? जिन्होंने कंसंट्रेटर मंगाए व्यक्तिगत रूप से जो 1, 2, 3, 4 के परिचय में हैं वो पड़े रहे लोगों को, कभी कभी किसी को दिए गए। मगर उस समय अपना वो वेश पहन के फोटो खिंचवाई कि हमने यूं करा, हमने यूं करा। ये हमारे करने के काम हैं। हम समाज में जागृति के लिए बने हैं, हम विचार परिवार के लोग हैं। हमारा कार्य है कि हम राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करें। मगर राष्ट्र का उत्थान केंद्र में भाजपा या प्रांतों में भाजपा सरकार आने से नहीं होता। सहयोगी हो जाएगा, निश्चित बात है, सोनिया गांधी की सरकार से या हमारे मनमोहन सिंह की सरकार से बेहतर सरकार होगी, निश्चित बात है। मगर ये इतने ही भर से पर्याप्त नहीं होती, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए जो एक मानसिकता चाहिए, तेजस्विता चाहिए कि हम बदल के रखेंगे। मगर उनकी तो मानसिकता ये है कि बदलने की जगह कैसे भी इसको भयभीत रखो। लोग परेशान हैं। कल्पना करें 130 करोड़ के देश में, जिसमें 20 करोड़ से भी कम अराष्ट्रीय संख्या है, बाकी सारी संख्या राष्ट्रवादियों की है, देशभक्तों की है। उसमें कुछ 100 लोग, कुछ 1000, कुछ लाख लोग देशद्रोही होंगे, बाकी सब संख्या। वो समाज चिंतित है कि वो इस देश में नष्ट हो रहा है। उसके कन्वर्जन पर जो अल्पसंख्यक हैं वो बहुसंख्यकों का कन्वर्जन कर रहे हैं। और बहुसंख्यक अपनी करने की जगह, अपना काम करने की जगह, उनको उस कन्वर्जन को पलटने की जगह जनसंख्या नियंत्रण बिल के लाने का इंतजार कर रहे हैं। और उसका कोई विकल्प नहीं है बंधुओं। ये समस्या राष्ट्र के करने की है। राज्य उसका टूल हो सकता है। राज्य के साधनों का उपयोग होना चाहिए, इतना दबाव देना चाहिए। इस योजना को समझें। बहुसंख्यक चिंतित होंगे तो अल्पसंख्यकों से बहुसंख्यक चिंतित होंगे। ये एक योजनाबद्ध रूप से काम हो रहा है। शाहीन बाग यूं ही नहीं हुआ है। शाहीन बाग को कराया गया, उसके पक्ष में लोगों को रखा गया, उसके खिलाफ कोई काम ना हो जाए, उसको दबोच ना लिया जाए, इसकी व्यवस्था की गई। इससे राष्ट्र हानि में आता है। सरकार आ जाती है वो अलग बात है, मगर राष्ट्र हानि में आता है। सरकार आने का मतलब कुछ 1000, कुछ लाख लोगों का लाभ है। ये जो जगमगाती सड़कें बन रही हैं, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, रेलवे स्टेशंस को अच्छा किया जा रहा है, ट्रेनें अच्छी बनाई जा रही हैं, ये राष्ट्र के हित की चीज़ें हैं। मगर राष्ट्र की जो मूल धारा है उसको चिंता में डाल के, उसके हित की चिंता किए बगैर ये सब काम करने का नतीजा पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ था। पाकिस्तान बन गया। बंगाल के भी बड़े पैमाने पर ये हुआ था, बांग्लादेश बन गया। भारत को इस दिशा से बाहर निकालिए और उसका एकमात्र तरीका ये है कि आपका मेरा दबाव लगातार बनता रहे। और जो ये योजना बना रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण बिल आए, मगर वो लागू हो। NRC, CAA लागू हो गया, हंगामा हुआ, चुप बैठ गए। परिणाम क्या आया? तो राष्ट्र की समस्याओं के समाधान के लिए अपने MLA को, अपने MP को 4, 6, 10, 20 लोग जाइए, हफ्ते 15 दिन में जाकर पकड़िए कि क्या हुआ है, उससे क्वेश्चन कीजिए, उसको स्वतंत्र मत छोड़िए, उसको बदलाव लाने की दिशा में बाध्य कीजिए। जनसंख्या नियंत्रण बिल राष्ट्र की समस्याओं का समाधान तब कर सकता है जब उसको एग्जीक्यूट करने की, उसे लागू करने की और उसके खिलाफ जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रगड़ देने की मानसिकता राज्य में हो। राज्य की मानसिकता पार्टी बनाएगी। पार्टी की मानसिकता नहीं होगी तो ये काम नहीं होगा।
यूट्यूब चैनल तोफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। जय हिंद।